नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आज देश की राजधानी दिल्ली में महाशक्तियों का मेला लगा हुआ है। दुनिया भारत की ताकत को देख रही है और इसी बीच आपने महसूस किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कुछ अहम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शब्द क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। वसुधैव कुटुंबकम, इसका जिक्र G20 के मंच से कई बार आपने सुना। इसके साथ जो मूल मंत्र दिया गया वो आपने सुना होगा, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इसके साथ ही मानव केंद्रित, जिसको कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक, इस शब्द का इस्तेमाल भी आपने कई बार सुना होगा। ग्लोबल साउथ का विकास, आखिरी पंक्ति तक विकास हो और संतुलित विकास हो। इसके साथ साथ तकनीकी बदलाव, जेंडर इक्वालिटी, महिला सशक्तिकरण, विश्व शांति। इन शब्दों का अर्थ बहुत गहरा है और भारत की असल सोच को दर्शाने वाला मायना है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता मिलते ही इस बैठक का थीम रखा वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। इंडिया स्टोरी में अब तक हमने आपको बताया कि कैसे भारत आर्थिक तरक्की में नए नए माइलस्टोन सेट कर रहा है, कैसे भारत की हाईवे क्रांति से देश में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है, कैसे हम चांद तक पहुंच चुके हैं और कई देश हमारी इस पहुंच पर ही रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया के कल कई बड़े नेता भारत आए हुए हैं और कुछ वापस लौट चुके हैं। कल डिक्लेरेशन पर सहमति बनने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज वियतनाम में द्विपक्षीय वार्ता के लिए निकल चुके हैं। जो देश चर्चा के लिए भारत आए हुए हैं उसमें G20 के देश शामिल हैं और साथ ही इनवाइटीज भी, जिन्हें भारत ने ही न्योता देकर बुलाया है। ऐसे में G20 की इस बैठक से भारत का कद कैसे बढ़ रहा है, भारत के राजनीतिक वजन में कैसे इजाफा हो रहा है और जिस मकसद के साथ इस समूह यानी कि G20 को अमल में लाया गया, उस दिशा में काम क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज इंडिया स्टोरी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। PTII आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 की तस्वीर हर किसी ने देखी, कैसे कैसे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में दुनिया का यह सबसे बड़ा आयोजन हुआ भारत मंडपम में। दिल्ली बीते 3 दिनों से दुनिया की राजधानी के रूप में देखी गई और यहां पर महाशक्तियों का महामंथन हुआ। कई निर्णायक फैसले लिए गए तो वहीं विश्व ने भारत की ताकत को भी महसूस किया। भारत के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब दुनिया के 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष
देश की राजधानी दिल्ली में देखे गए और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, जबरदस्त मेहमान नवाजी हुई। इसके साथ ही G20 बैठक में जो 5 बड़े बदलाव हुए उनको भी समझ लेना आपके लिए जरूरी है, जिसका आने वाले समय में दुनिया पर सकारात्मक असर दिख सकता है। पहला यह है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं और ऐसे में G20 जैसे अहम समूह में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें विकासशील और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरा यह है कि G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसहमति से यानी कि एक कंसेंसस से मंजूर किया गया है, जो कि भारत की कूटनीतिक ताकत का उदाहरण है। इस घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाले बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। तीसरा है जैसे भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बन गई है। ये बहुत बड़ा फैसला है। चौथा है प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया है और ये जो अलायंस है इसमें शामिल खुद भारत भी है, ब्राज़ील और अमेरिका जैसे बड़े देश हैं। पांचवा ये है कि हाल ही के सालों में दुनिया के देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसको प्रधानमंत्री ने कहा। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन में इस विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश की गई है। G20 की मीटिंग के लिए पूरी दिल्ली में बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। नेशनल कैपिटल रीजन को इस मीटिंग के लिए अलग तरीके से तैयार किया गया। ये कहा गया कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके साथ ही देश के ऐसे कई शहर थे जिनको साफ सुथरा और चमकाया गया। G20 में कितने देश हैं और ग्रुप ऑफ 20 जो देशों की ताकत है वो क्या है, ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। नए भारत की ताकत को समझने के लिए आइए इन आंकड़ों के जरिए आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूं। शुरुआत में साल 2022 के साथ करूंगी क्योंकि यहां 2022 में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच 191 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। ये 2014 की तुलना में लगभग दोगुना है। 2020 और 21 में अमेरिका से भारत में सबसे ज्यादा 81.72 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश आया है और प्रधानमंत्री बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कैसे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, कैसे बाकी देशों को प्रेरित किया जाए कि वो भारत आए और यहां पर निवेश करें। साल 2021-22 में भारत का 18% विदेशी निवेश अमेरिका से आया, वो अमेरिका जो सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। 2020-21 में ब्रिटेन को हमारा निर्यात 8.16 बिलियन डॉलर का था, जबकि ब्रिटेन से आयात यानी कि इंपोर्ट 4.96 बिलियन डॉलर का था। 2022-23 में ब्रिटेन को हमारा निर्यात बढ़कर 11.5 बिलियन डॉलर वहां पर पहुंचा, जबकि आयात बढ़कर 9 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा। ये दोनों ही देशों के बेहतर होते रिश्तों की भी तस्वीर है। 2020-21 में फ्रांस को भारत ने 4.8 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि 4.3 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया गया। 2021-22 में भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर 6.64 बिलियन डॉलर हुआ, जबकि इंपोर्ट बढ़कर 5.8 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। 2022-23 में फ्रांस की मैं बात करूंगी क्योंकि फ्रांस को भारत का एक्सपोर्ट 7 बिलियन डॉलर का हुआ और इंपोर्ट 6 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। 2022-23 में सऊदी अरब को भारत ने 11 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि इस दौरान 23 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया गया। अब उससे एक साल पीछे चलते हैं 2019-20 में। जापान की मैं बात करूंगी। जापान को भारत ने 4.5 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया और जबकि इसी दौरान इसी फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 12.5 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया। 2021 और 22 में भारत का जापान को एक्सपोर्ट 6.18 बिलियन डॉलर का हुआ, जबकि इंपोर्ट 14.25 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। 2021-22 में रूस को भारत ने 3.25 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया,
जबकि $10 बिलियन का इंपोर्ट किया गया। और 2025 तक दोनों देशों ने $30 बिलियन के बायलैटरल व्यापार का एक टारगेट सेट कर दिया है। और ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कैसे भारत बाकी तमाम देशों के साथ व्यापार के लिहाज से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये G20 के चंद देशों के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े हैं। भारत 2047 तक ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते हैं कि साल 2047 तक का हमारा एक लक्ष्य है और ये रास्ता व्यापार के जरिए ही जाता है। 2047 में हमने वो विकसित भारत, वो डेवलप्ड नेशन का संकल्प लिया है, वो व्यापार और कारोबार बढ़ाकर ही हासिल किया जा सकता है। 2047 में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है। और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। बीते कुछ सालों में हमने ये देखा कि कैसे भारत का राजनीतिक वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल वेटेज जिसको हम कहते हैं। और आज जब भारत G20 देशों की मेजबानी कर रहा है तो एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजर भारत पर लगातार बनी हुई है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी कह रहे हैं जो G20 में शामिल होने के लिए भारत की धरती पर मौजूद है। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक माना जाता है। और इस समूह की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये जानते हैं आप? खासियत ये है कि इसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश भी हैं, यूरोपियन यूनियन भी है, वहीं चीन और रशिया जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। और कौन कौन से देश दुनिया के नक्शे पर आते हैं, उन्हें आप इस वक्त दुनिया के नक्शे पर देख सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, यानी कि अगर आप ग्लोब को टर्न अराउंड करेंगे तो ग्लोब में आपको जो तमाम देश नजर आएंगे, इस समूह ने लगभग उनको कवर कर रखा है। और ये ताकत बताने के लिए काफी है तमाम नेताओं के एक साथ मौजूदगी की, कैसे एक फोरम पर, एक पेज पर तमाम डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। अब अगर हम G20 समूह की ताकत को आंकड़ों की शक्ल में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी, आप इसको महसूस कीजिएगा। G20 देशों को अगर हम मिला दें तो दुनिया की 85% GDP इन्हीं 20 देशों से आती है। यानी कि दुनिया के 195 देशों में से जो 85% है वो इन 20 देशों के पास GDP है, जबकि बाकी 175 देशों का हिस्सा GDP में सिर्फ और सिर्फ 15% का है। आप ताकत का अनुमान लगाइए इन 20 देशों का जो भारत में है, भारत की धरती पर हैं और भारत कर रहा है G20 की मेजबानी। ग्लोबल ट्रेड यानी कि व्यापार में G20 देशों की जो पार्टनरशिप है वो 75% है, 85% है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट में इसका परिचय कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, G20 is the premier forum for international economic cooperation and it plays an important role in shaping and strengthening global architecture and governance on all major international issues। इसका अगर आप मतलब समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे पूरी दुनिया भर में ये G20 देश एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं और भारत को आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए या विश्व को आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए ये समूह कितना महत्वपूर्ण है। मतलब कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है और ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने, उसको शेप करने के लिए, उसको मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। और इसी तरीके से इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है इस फोरम को लेकर।
भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिल्ली में कदम रखते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, यानी कि वो एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद होटल नहीं गए आराम करने के लिए, वो सीधे पहुंचे प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। और जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें भारत और अमेरिका के रिश्तों की एक बड़ी कहानी को आपके सामने रखती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को रिसीव करने की जिम्मेदारी जनरल वीके सिंह को दी गई थी। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने के लिए पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद गए थे और वो तस्वीरें भी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों से चीन परेशान है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ही चीन के व्यापार की रीढ़ है। इंडो पैसिफिक रीजन से ही चीन का 76% व्यापार होता है और इसी क्षेत्र में भारत अमेरिका की मजबूत पार्टनरशिप चीन की सप्लाई चेन को कभी भी काट सकती है और इसका डर चीन को है और चीन को पता है कि यह मुमकिन भी है, क्योंकि सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्ते ही हैं कि G20 की मीटिंग में जिनपिंग ने नहीं आने का फैसला किया, लेकिन भारत G20 को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि भारत वन अर्थ के जरिए मानव जीवन को बेहतर बनाने, वन फैमिली के जरिए दुनिया के विकास और वन फ्यूचर के जरिए उज्जवल भविष्य की ओर एक साथ बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में हो रही G20 की मीटिंग भविष्य की दिशा को और दशा को निर्धारित करने वाली है। भारत की भावना एक ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहां पर एकता हर मतभेद से ऊपर हो और साझा लक्ष्य यानी कि कॉमन टारगेट अलगाव की सोच को खत्म कर दे। भारत G20 की बैठकों के जरिए दुनिया के 1 लाख से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मेजबानी कर चुका है। भारत वर्ल्ड लीडर बनने के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन अपनी जड़ों से भी भारत और भारत के राष्ट्राध्यक्ष उतने ही जुड़े हुए हैं और वो जुड़ाव देखने में और सुनने में महसूस भी होता है। फिर चाहे वो G20 में भगवान शिव के नटराज रूप का वर्णन हो या फिर G20 की बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का संस्कृत को बढ़ावा देना हो। भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुदैव कुटुंबकम के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म और भारत हमेशा से पूरी धरती को अपना परिवार मानता रहा है। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। G20 समिट लगभग खत्म हो चुका है और इस कार्यक्रम में अब तक कुल 200 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों से भारतीय ऑफिशियल्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जहां पर दुनिया के साथ समन्वय बनाने का मौका मिला, तो यह भी समझने का अवसर रहा कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में कौन किस जगह पर खड़ा हुआ है। भारत में तेजी से होते हुए आर्थिक विकास के चलते G20 में हम सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ चुके हैं। यहां G20 में भारत की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के पास एक विशालकाय और तेजी से बढ़ती मध्यम वर्गीय जनसंख्या है, जो एक सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस देती है। बीते कुछ सालों में भारत की आर्थिक विकास दर 6 से 7% के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। हम अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। दुनिया की मेजर रेटिंग जो एजेंसीज हैं, वो भारत की विकास दर को कुछ इसी तरीके से मापती हैं। जहां पर RBI कहती है कि 2023 और 24 में 6.5% ये रहेगी, तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस यानी कि UNCTAD ये आंकड़ा 6% का देती है। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान है कि हम 6.3% की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। ये आंकड़े 2023 और 24 को लेकर हैं। मूडी पर सबका फोकस रहता है कि मूडीज की तरफ से आखिर
क्या रेटिंग दी जाती है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, तो मूडीज रेटिंग एजेंसी कहती है कि हम 5.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स 6% का ग्रोथ रेट हमारे लिए लगाती है। IMF 6.1% और साथ ही 2023 के लिए और 2024 के लिए 6.3% का अनुमान लगाती है। G20 जिसकी स्थापना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हुई थी, वो अब धीरे धीरे कई मोर्चों पर चर्चा का मंच बन चुका है। इस बार आर्थिक पहलुओं के साथ साथ सांस्कृतिक पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है और समय के साथ G20 के अंदर ही व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए B20 भी बना दिया गया है। B20 G20 का एक ऑफिशियल बिजनेस डायलॉग ग्रुप है, मतलब कि यहां पर बड़े देश व्यापार से संबंधित मसलों पर चर्चा करते हैं। B20 की स्थापना, इसकी फॉर्मेशन साल 2010 में की गई थी। B20 ग्रुप में बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेती हैं और व्यापार से संबंधित मसलों पर बात की जाती है। B20 वो ग्रुप है जो G20 देशों में व्यापार से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखता है। इस बार B20 की मीटिंग 25 से 27 अगस्त को दिल्ली में हुई थी और इस बार इसकी थीम थी रेस, यानी कि रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। B20 की बैठक में इस बार 55 देशों के करीब 1,500 रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया था। क्लाइमेट चेंज का विषय हो, एनर्जी सेक्टर की क्राइसिस हो, फूड सप्लाई चेन का असंतुलन हो, वाटर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसे कितने ही विषय हैं जो बिजनेस पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। इससे मुकाबला करने के लिए हमें अपने साझा प्रयास बढ़ाने होंगे। आज की तारीख में भारत बड़ी तेजी के साथ सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, खाद्यान्न का संकट हो, वैश्विक मंदी के संकट पर बात हो, पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देखती है। दुनिया ने भारत का वसुदैव कुटुंबकम वाली संस्कृति को समझ लिया है। दुनिया ये जान चुकी है कि आज के समय में दुनिया को बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई लीड कर सकता है तो वो भारत है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है जो सीमाओं से परे है, जो धर्म, जाति, रंग, रूप से परे है और इस परिवार के मुखिया के तौर पर दुनिया को राह दिखाने के लिए आज भारत तैयार है और यही है आज की इंडिया स्टोरी। आज इंडिया स्टोरी में फिलहाल इतना ही।